औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हम क्वांटम मैकेनिक्स की अपने कोर्स में पढ़ रहे थे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और इसमें अब हम पहुंच चुके हैं लास्ट वाली पोस्टुलेट पे, दैट इज द टाइम एवोल्यूशन ऑफ अ सिस्टम स्टेट कि मतलब टाइम के साथ साथ किस तरीके से स्टेट फंक्शन के ऊपर या जो क्वांटम स्टेट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट आता है। प्रीवियसली हमने जितनी भी पोस्टुलेट्स पढ़ी हैं या जितनी भी हम क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी करेंगे अभी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को या कुछ भी जैसे मोमेंटम वगैरह के इफेक्ट को, तो हम फिलहाल जो भी काम करेंगे वो हम करेंगे विदाउट द डिपेंडेंस ऑफ टाइम। मतलब उसमें हमारे पास जो क्वांटम स्टेट है इट विल रिमेन इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम। और जब आप देखेंगे पर्टर्बेशन के इफेक्ट्स को या कुछ इस किस्म की चीज़ों को, तो वहाँ आपको फिर टाइम जो है उसकी डिपेंडेंस रिक्वायर होगी। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से जो कोई क्वांटम स्टेट है वो इवॉल्व करती है टाइम के साथ, यानी टाइम के साथ उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है। तो हम कंसीडर करते हैं कि एक हमारे पास अगर इनिशियल स्टेट साई टी नॉट है, टी नॉट हमारे पास इनिशियल टाइम है और ये कैट स्टेट है। और जब आफ्टर सम टाइम टी वो किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कैट स्टेट साई को साई टी की फॉर्म में। तो ये 2 स्टेट्स जो हैं ये आपस में रिलेटेड होती हैं विद सम बाय मीन्स ऑफ सम लीनियर ऑपरेटर यू, जो यूनिटी ऑपरेटर है, और इसको हम यहाँ टाइम इवैल्यूएशन ऑपरेटर या प्रोपेगेटर कहते हैं। और ये डिपेंड कर रहा है टी और टी नॉट पर, जहाँ पर टी नॉट इनिशियल टाइम है और टी इज सम टाइम आफ्टर सम इंटरवल। तो यहाँ पर ये जो टी टाइम है इट इज ग्रेटर देन टी नॉट। तो ये जो टी नॉट है इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी या यूनिट ऑपरेटर। इसको आइडेंटिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें फाइंड करना है यू की वैल्यू को, तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये जो इक्वेशन है हमारे पास 3.54, इसको हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में ऐड कर देंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो टाइम डिपेंडेंट है वो आपके पास जनाब होती है आयोटा एच कट, और साथ में आता है आपके पास कर्ली साई ओवर कर्ली टी, दिस इज इक्वल टू एच साई, जिसमें साई जो है इट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर हम आयोटा स्क्वायर्ड कर्ली ओवर कर्ली टी में जो वैल्यू पुट करेंगे साई टी की पुट करेंगे, और वो हमारे पास आ जाती है यू साई नॉट की फॉर्म में। और इसी तरीके से एच के साथ साई की जो हमारे पास कैट स्टेट आएगी वो यू और साई टी नॉट की फॉर्म में आ जाएगी। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। जब हम इसको पुट करते हैं तो हमारे पास जो कुछ रिलेशनशिप बनता है दैट इज इक्वल टू कर्ली यू ओवर कर्ली टी, और साथ में ये आयोटा और एच कट दूसरी साइड पर जब जाता है तो माइनस आयोटा ओवर एच कट और एच यू बन जाती है। ये हमारे पास कंडीशन बन गई है। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं रीअरेंज करने के बाद, तो फिर हम देखेंगे कि यू की जो वैल्यू है वो क्या आएगी। रीअरेंज करने से क्या मुराद है कि हम इसको ले जाएंगे कर्ली यू ओवर यू करेंगे हम, और यहाँ से जो कर्ली टी है इसको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाएंगे, जो कि हमारे पास बनेगा आयोटा ओवर एच कट, और साथ में हमारे पास आएगा जी कर्ली टी, और मौजूद है साथ में एच हैमिल्टोनियन। अब हम जब इसको करते हैं इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन के नतीजे में हमें यहाँ से मिल जाएगा जी नेचुरल लॉग ऑफ यू विच विल बी इक्वल टू, साथ में आएगा आयोटा ओवर एच कट इंटू एच हैमिल्टोनियन की फॉर्म में ये आ जाएगा, और प्लस साथ में आएगा कोई नेचुरल लॉग ऑफ सम कांस्टेंट। और जब हम यू की वैल्यूज लगाएंगे तो हमारे पास ये नेचुरल लॉग ऑफ यू टी माइनस यू नॉट की टी नॉट की फॉर्म में आ जाएगा। और जब हम एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लेने के नतीजे में हमारे पास ये जो इंटेग्रल हमारे पास जो सोल्यूशन आया हुआ था एल एन यू विच इज इक्वल टू सम आयोटा ओवर एच कट और एच और टी, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई है टी माइनस टी नॉट की फॉर्म में आएगा। और अब हम जब इसको एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा यू विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा टी माइनस टी नॉट इंटू एच ओवर एच कट। तो ये हमारे पास आ गई है यहाँ से यू की वैल्यू, जो कि हमारे पास प्रोपगेटर या इवेलुएशन ऑपरेटर है।
यहाँ से ये जो कट स्टेट है दिस विल नाउ बिकम इक्वल टू यू की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा टी माइनस टी नॉट एच ओवर एच कट साथ में साई टी नॉट कट स्टेट आ जाएगी, मतलब इनिशियल जो उसकी कंडीशन थी। तो हम ये देखते हैं कि ये जो ऑपरेटर है हमारे पास दिस रिप्रेजेंट्स अ फाइनाइट टाइम ट्रांसलेशन, मतलब टाइम के साथ साथ मूवमेंट को या प्रोपगेशन को ये शो कर रहा है। और इफ ऑन द अदर हैंड एच डिपेंड्स ऑन टाइम, अगर एच जो हैमिल्टोनियन है ये भी टाइम पर डिपेंड करे तो जो इंटीग्रेशन होगी दिस विल बिकम लेस ट्रिवियल। अभी फिलहाल हमने यहाँ पर एच को टाइम का फंक्शन शो नहीं किया, हमने नहीं बताया कि ये एच टाइम पे डिपेंड कर रहा है, हमने सिंपल टी के हिसाब से ये इंटीग्रेशन कर लिया। अगर हम ये टी भी टाइम पे डिपेंड करेगा तो फिर हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है ये किसी और तरह का रिजल्ट देगी, जो कि हम देखेंगे टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी वाले केस में। तो हम कंसीडर करते हैं अब कि ये जो u है दिस इज अ यूनिटरी ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर है तो u इंटू यू डैगर और फिर साथ में u इंटू यू इनवर्स। और इसी तरीके से अगर इसकी वैल्यू लगा दी जाए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा टी माइनस टी नॉट एच ओवर एच कट, और साथ में जब इसका कॉन्जुगेट लेते हैं हम या इनवर्स लेते हैं तो ये हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी आ जाती है। तो ये सब क्वांटिटीज जो है इट बिकम्स इक्वल टू आइडेंटिटी आई, और यहाँ से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि ये जो यू डैगर है इट इज इक्वल टू यू इनवर्स। तो नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेशनरी स्टेट्स को कि वो कौन सी स्टेट्स होती हैं। ऐसी स्टेट्स को स्टेशनरी स्टेट्स हम कह सकते हैं जो टाइम इंडिपेंडेंट स्टेट्स होती हैं, यानी टाइम के साथ साथ वो इवॉल्व नहीं करती। तो अब इनमें हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इनमें टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल्स को ले सकते हैं। अगर हम पोजीशन रिप्रेजेंटेशन को देखें तो टाइम डिपेंडेंट जो श्रोडिंगर इक्वेशन है किसी पार्टिकल की जिसका कि मास m है और जो मूव कर रहा है टाइम डिपेंडेंट पोटेंशियल v r t के हिसाब से, तो उसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में आयोटा एच स्क्वायर कर्ली साई ओवर कर्ली t विच इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर साई आर टी और साथ में वी आर टी इंटू साई आर टी आएगा। क्योंकि यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि जो हमारा पर्टिकुलर केस है और ये जो फंक्शन जो पोटेंशियल है हमारे पास ये टाइम इंडिपेंडेंट है, तो इसमें ये जो टी वाला फैक्टर है इसको हम खत्म कर देंगे और वी आर टी विल बी इक्वल टू वी आर। तो इस केस में अगर हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है वो भी टाइम इंडिपेंडेंट है तो हमारे पास जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है इसके जो सॉल्यूशंस हैं उसको हम सेपरेशन या हम जो टेक्निक है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल उसकी फॉर्म में लेके जा सकते हैं। हम इनको सेपरेट कर लेंगे। तो इस किस्म के जो सेपरेबल सॉल्यूशंस होते हैं उसमें हमारे पास दो जो फंक्शंस होते हैं उनको हम आपस में उनकी प्रोडक्ट लेते हैं और उसमें सिर्फ या तो वो आर के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं या वो टी पे डिपेंड कर रहे होते हैं और फिर हम उनको सेपरेट सॉल्व करके तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास साई आर टी विल बी नाउ इक्वल टू साई आर और इसी तरीके से एफ टी हो जाएगा। एफ इज ओनली द फंक्शन ऑफ टी और साई इज ओनली द फंक्शन ऑफ आर विच इज स्पेस। तो हम इस 3.61 को 3.60 में जब सब्स्टिट्यूट करते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड पर साई आर एफ टी से, तो हमें जो मिलता है वो कुछ इस फॉर्म में मिलता है। यानी ये जो हमारे पास साई था ना आर टी इसको हमने लिखा साई आर और एफ आर की फॉर्म में, और क्योंकि टाइम डिपेंडेंट था तो सिर्फ डी एफ टी ओवर डी टी रह गया। और इसके अलावा आपके पास साथ में आएगा साई आर और साथ में आएगा आयोटाइज कट, साई जो है वो डिफरेंशियल से बाहर आ जाएगा। इसी तरीके से ये जो क्वांटिटी है डेल स्क्वायर साई आर, तो ये डेल स्क्वायर साई आर तो रहेगा, साथ में एफ जो है वो भी आ जाएगा जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। साथ में आ रहा है इसमें एफ टी, यानी इस इक्वेशन को अगर हम लिखना चाहें तो दिस विल बी इक्वल टू आयोटा एच कट कर्ली साई सॉरी कर्ली एफ ओवर कर्ली टी, जिसको हम अब क्योंकि सिर्फ वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है तो डी की फॉर्म में ले जाएंगे और साथ में आ जाएगा साई आर। इट विल बी इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m और साथ में यहाँ पर आपके पास आएगा डेल स्क्वायर साई और साथ में इसके साथ जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी ना वो होगी एफ इंटू टी। क्योंकि इसके ऊपर ये डेल का कोई इफेक्ट नहीं आएगा तो ये एज इट इज इसके साथ एफ जो है वो आ जाएगा। साथ में ये जो ऐड हो रही है क्वांटिटी ये हमारे पास अब आ जाएगी किस फॉर्म में वी आर साई आर, हम इसको लिखेंगे प्लस वी आर साई आर और एफ
विच इज द फंक्शन ऑफ टी। तो इस फॉर्म में ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। अब हमने इस इक्वेशन को क्या करना है, हमने दोनों साइड पर इसको डिवाइड कर देना है साई और एफ के साथ। तो अब ये देखें कि इस साइड पर साई विल बी कैंसल आउट विद साई, और इस साइड पर जब हम इसको साई और एफ के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जो इस इक्वेशन में f है वो f से कैंसिल हो जाएगा, और जो इस इक्वेशन में इस साइड पर f है वो भी f से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिंपली इस फॉर्म में इक्वेशन बच जाएगी, आयोटा एच कट 1/f डी एफ ओवर डी टी इज इक्वल टू 1 ओवर साई आर माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी आर और साई आर। मतलब इनमें साई आर की जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ एग्जिस्ट करेंगी, और जो हमने डिवाइड किया हुआ था साई आर वो भी एज इट इज यहाँ आएगा, क्योंकि एफ वाली जो क्वांटिटी है वो कैंसिल आउट हो चुकी है। अब आप देखें कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है ये सिर्फ और सिर्फ टाइम डिपेंडेंट है, और जो राइट हैंड साइड है ये सिर्फ और सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट है। तो दोनों साइड पर आपके पास जो क्वांटिटीज हैं वो कांस्टेंट फॉर्म में चली गई हैं, यानी एक साइड पर जो क्वांटिटी है वो सारी की सारी सिर्फ डिपेंड कर रही है टाइम पर, और राइट साइड वाली सिर्फ आर पर डिपेंड कर रही है। तो हम इनको अलहदा से जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम फिर ये कह सकते हैं कि ये दोनों साइड्स हैं ना ये किसी कांस्टेंट के बराबर है, और इस कांस्टेंट को हम ई कह देते हैं। तो इसके हिसाब से हमारे पास इस इक्वेशन की 3.62 की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किस तरह बन जाएगी, आयोटा एच का डी एफ बाई डी टी, और ये साथ में आएगी ई इंटू एफ टी। और इसी तरीके से जो ये वाली साइड है ये बन जाएगी माइनस एच कट स्क्र ओवर 2m डेल स्क्र साई प्लस वी आर साई आर, और जो इज इक्वल टू ई साई आर। मतलब हमने क्या किया कि ये जो इसमें साई आर था इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी साइड पर जाकर। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में एक रिलेशनशिप आ गया है। ये जो साई है इसको हम बाहर ले गए हैं कॉमन लेके। तो ये जो इक्वेशन है दिस इज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर पर्टिकुलर पार्टिकल हैविंग द मास m एंड मूविंग इन टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल। टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल में वो ऐसे मूव कर रहा है। तो ये जो सोल्यूशन 3.63 का है उसको हम फिर कैसे लिखेंगे कि यहाँ पर अगेन हम इसकी करेंगे इंटीग्रेशन, डी एफ बाई एफ विल बी इक्वल टू आयोटा एच कट ई डी टी आ जाएगा, और जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा एफ टी विल बी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा ई टी ओवर एच कट। और ये जो हमारे पास स्टेट है ये हमारे पास इस फॉर्म में 3.61 इक्वेशन जो थी ये वाली साई इंटू साई आर एफ टी, ये किस फॉर्म में चले जाएगी कि हम इसमें लगाएंगे साई की वैल्यू तो वो एज इट इज है, और एफ टी की वैल्यू हमारे पास एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट आ जाएगी। ये जो सोल्यूशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का फॉर टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल, इसको हम स्टेशनरी स्टेट कहते हैं, क्योंकि ये स्टेट इसलिए स्टेशनरी कहलाती है क्योंकि ये टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो सकती। तो इसको हम यहाँ से कह सकते हैं कि क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड नहीं करी और इसमें जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो स्टेशनरी रहेगी। कैसे स्टेशनरी रहेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है जी आपके पास साई स्टार इंटू साई। जब हम साई स्टार इंटू साई यहाँ पर करते हैं तो हमारे पास आता है साई आर एक्सपोनेंशियल प्लस आयोटा ई टी ओवर एच कट, और मल्टीप्लाई होता है ये साई आर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टी ओवर एच कट के साथ। तो माइनस और पॉजिटिव वाली टर्म्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, और हमारे पास सिर्फ बच जाता है साई आर स्क्वायर। इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी में देखें आपके पास टी वाला कोई फैक्टर मौजूद ही नहीं है, और ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो गई है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी स्टेशनरी है, और इस किस्म की जितनी भी स्टेट्स होंगी एनर्जी स्टेट जो सोल्यूशन की वो सारी की सारी आपके पास स्टेशनरी स्टेट्स ही कहलाएंगी। अब इस तरह का जो आपके पास स्टेट है इसकी प्रिसाइज वैल्यूज होती हैं एनर्जी की, जैसे हमने कहा E इज इक्वल टू एच का टोमेगा होगी। तो स्टेशनरी स्टेट्स विच आर गिवन बाय द सॉल्यूशन एग्जिस्ट ओनली फॉर टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल्स, टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल्स के लिए होती हैं। और ये जो सेट ऑफ एनर्जी लेवल्स है दैट आर सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशंस उनको हम कहेंगे एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ द सिस्टम। तो ये स्टेट्स डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा दोनों के साथ रिलेटेड हो सकती हैं। डिस्क्रीट को जो रिप्रेजेंट करेंगी उनको हम बाउंड स्टेट्स कहेंगे, और जो कंटिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेंगी उनको हम अनबाउंड स्टेट्स कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास इनको हम फर्दर स्टडी करेंगे नेक्स्ट जहाँ इनकी जरूरत पेश आएगी। तो मोस्ट जनरल सोल्यूशन जो टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का है उसको फिर हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स। कैसे कि साई आर टी will be equal to Cn Sin summation exponential minus iota E and T over H कट। यहाँ पर Cn और En प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अकॉर्डिंगली है कि Cn की वैल्यू यहाँ पर ब्रा स्टेट साई एन साई टी 0 है, और वो आपके पास साई स्टार साई डी क्यूब आर के बराबर है।
ये जो है आपके पास ये स्टेशनरी स्टेट नहीं है, क्योंकि इसमें जो है जो लीनियर सुपरपोजिशन होती है स्टेशनरी स्टेट्स की, ज़रूरी नहीं है कि वो भी स्टेशनरी ही हो। तो टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास वन डायमेंशन में कैसे हम उसको लिख सकते हैं? दिस इज टाइम डिपेंडेंट, आयोटा एच कर कर्ली साई ओवर कर्ली टी और साथ में माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m कर्ली स्क्वायर साई और कर्ली एक्स स्क्वायर, और साथ में ये आ गया आपके पास वी एक्स टी और साई एक्स टी, और ये आपके पास है टाइम इंडिपेंडेंट जिसमें टाइम का कोई जिक्र ही नहीं है, मतलब माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m, और ये भी एक्स डिपेंडेंट है, ये भी जस्ट एक्स डिपेंडेंट है और ये भी एक्स डिपेंडेंट है। अब हम इसी के हिसाब से देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे कंजर्व रहती है इस केस में, क्योंकि हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की बात की है कि वो हमारे पास है हार्मिशन, तो उसकी जो नॉर्म है वो आपके पास आ जाती है ब्रा इनटू कैट स्टेट में इनर प्रोडक्ट, और ये हमारे पास इस फॉर्म में हम लिखते हैं कि दिस इज द इंटीग्रल साई टी स्क्वायर डी क्यूब आर, ये टाइम इंडिपेंडेंट है। तो अगर जो साई टी है इसको हम नॉर्मलाइज करें, तो जो नॉर्मलाइज्ड इसकी इट्स स्टेज नॉर्मलाइज्ड फॉर ऑल सब्सिक्वेंट टाइम्स, जितना भी टाइम गुजरता रहेगा ये हमेशा नॉर्मलाइज्ड रहेगी। तो ये एक तो हमें डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस मिलता है हैमिल्टोनियन की हार्मिसिटी का, कि आपके पास हैमिल्टोनियन हार्मिशन है, उसके हार्मिशन होने की वजह से आपके पास ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये टाइम इंडिपेंडेंट रहती है, और ये नॉर्मलाइज हम इसको जब भी करेंगे किसी भी टाइम पे करेंगे तो ये नॉर्मलाइज हमेशा रहेगा। तो इसको कांस्टेंट साबित करने के लिए अब हम देखते हैं एक रिलेशनशिप। तो हम वी जस्ट नीड टू शो दैट इट्स टाइम डेरिवेटिव इज जीरो। किसी भी चीज़ को कांस्टेंट हम तभी कह सकते हैं किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट से अगर उसका डेरिवेटिव जीरो आ जाए। यहाँ पर हम टाइम डेरिवेटिव जब इसका लेते हैं तो हमारे पास ये इस फॉर्म में आएगा कि पहले ये डेरिवेटिव अप्लाई होगा ब्रा स्टेट पर और गेट स्टेट एज इट इज आ जाएगी, फिर ब्रा स्टेट आएगी और गेट स्टेट पर टाइम डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। ये जो टाइम डेरिवेटिव है ब्रा स्टेट और कैट स्टेट का, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? हम उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जो ब्रा स्टेट है हमारे पास वो बराबर है माइनस, कैट स्टेट है वो बराबर है माइनस आयोटा ओवर एच कट एच साई, और जब डेरिवेटिव हम इसका ले लेते हैं तो वो हमारे पास इस फॉर्म में सॉरी आया हुआ है, ये हमारे पास इक्वेशन है श्रोडिंगर टाइम वेव इक्वेशन जो उसके टाइम डिपेंडेंट वाली है, उसको हमने डेरिवेट कर लिया। इसी तरीके से जब हम ब्रा स्टेट को लेते हैं तो ये माइनस वाला साइन पॉजिटिव में चला जाता है और एच एच डेगर बन जाता है, क्योंकि एच हार्मिशन है तो एच डेगर विल बी इक्वल टू एच। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम इस इक्वेशन 3.75 में पुट करते हैं इनकी वैल्यूज को, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। हमने डी बाई डी टी और ये ब्रा स्टेट की वैल्यू जब पुट करते हैं तो वो आती है आल्टा ओवर एच कट साई टी एच और साथ में साई, और इसी तरीके से इसमें जब पुट करते हैं तो ये भी हमारे पास आती है आयोटा ओवर एच कट, और साथ में हमारे पास आ जाती है ये एच साई और माइनस साइन आता है, और इनको जब हम कैलकुलेट करते हैं फर्दर रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास ये आयोटा ओवर एच कट माइनस आयोटा ओवर एच कट और साथ में ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू आ जाती है हैमिल्टोनियन की, और क्योंकि ये फैक्टर जीरो है तो ये भी जीरो हो गया है, और उसमें हमारे पास ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का डेरिवेटिव है ये भी जीरो हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब ये जीरो हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है दिस इज इक्वल टू जीरो, इट मींस इट डज नॉट इवॉल्व इन टाइम, मतलब टाइम के साथ साथ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ सकता, वैसे भी नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है कि किसी पर यूनिट वॉल्यूम किसी भी पार्टिकल के पाए जाने की कब क्या चांसेस हैं। तो ये चांसेस कम से कम जीरो हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, तो यही इनर प्रोडक्ट आपको जब मैक्सिमम रिजल्ट देती है तो मैक्सिमम है। तो टाइम के साथ इसकी वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी या तो ये जीरो होगी या ये मैक्सिमम, इनके दरमियान में ही ये कहीं लाई करेगी। तो अब हम देखते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ये पोजीशन रिप्रेजेंटेशन में किस तरह की है। तो उसके लिए हम देखते हैं टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। वो इस तरह की आ जाती है हमारे पास आयोटा एच कट कर्ली साई ओवर कर्ली टी और साथ में ये वाला फैक्टर मोमेंटम वाला काइनेटिक एनर्जी वाला और पोटेंशियल एनर्जी वाला। इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास माइनस आयोटा एच कट कर्ली साई स्टार और कर्ली टी, इसी तरीके से ये वाले में कर्ली स्टार साई स्टार आ जाएगा और इस केस में भी साई स्टार आ जाएगा। अब हम दोनों इक्वेशंस को साई स्टार ये जो 3.79 है इसको हम दोनों साइड पर साई स्टार से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम दोनों साइड पे साई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम ये करते हैं तो हमारे पास बनता है जी आयो, और उसके बाद हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं
और मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो बनता है वो कम्यूटिंग ब्रैकेट हमें मिल जाती है साई स्टार और साई की, साथ में आयोटा एच कट कर लिया और कर टी आ जाता है। इसी तरीके से हमारे पास माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m आता है और फिर हमारे पास आता है साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई इंटू डेल स्क्वायर साई स्टार। और ये वाला जो फैक्टर है, जब हम देखते हैं इसको ऐसे, आप इसको मल्टीप्लाई किया और आपने इसको माइनस कर दिया तो ये फैक्टर हो जाएगा कैंसर। और ये वाले फैक्टर्स जो हैं ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो आपके पास पोटेंशियल है इसके साथ कोई इतना मीनिंगफुल नहीं है साई की पोजीशन का साई स्टार या साई होना। अब आप देखें कि हम इस इक्वेशन को जब दोबारा से रीराइट करते हैं तो ये हमारे पास किस फॉर्म में बन जाती है कि ये हमारे पास बनेगी जी कर्ली ओवर कर्ली टी के साथ, ये बन गई है रो, क्योंकि ये आपके पास है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो आप डेंसिटी को रो लिख सकते हैं। और ये चीज़ आपके पास जो है वो बन गई है डेल डॉट जे, जहाँ पर जे जो है वो करंट डेंसिटी है, एच एक इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और आई जब इस साइड पर जाएगा तो दिस विल बी पॉजिटिव आयोटा एच कट ओवर 2m, साथ में आ जाएगा आपके पास साई डेल साई माइनस साई स्टार और डेल साई, साई डेल साई और साथ में आएगा साई स्टार डेल साई, और ये देखें एक जो डेल है वो बाहर है, तो आपके पास ये डेल डॉट जे बन गया और ये जो रो है ये साई स्टार साई है और आयोटा इज कट करली ओवर करली टी इंटू रो आ गया और साथ में माइनस प्लस, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस डेल डॉट जे इज इक्वल टू 0, जहाँ पर जे करंट डेंसिटी इस क्वांटिटी के बराबर है और रो जो है डेंसिटी इस वैल्यू के बराबर है। यहाँ रो को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं और जे को हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी कहते हैं या सिंपली करंट डेंसिटी कहते हैं। तो या इसको हम पार्टिकल डेंसिटी फ्लक्स भी कह सकते हैं। इसको चार्ज कंजर्वेशन की एनालॉजी के साथ हम इंटरप्रेट करते हैं एज द कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जैसे हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में इस इक्वेशन को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमें देती है कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब हम एक रिलेशनशिप अगर फाइंड करना चाहें डेंसिटी ऑपरेटर्स का तो वो कैसा आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब आपके पास कैट स्टेट साई टी थी और उसमें आपके पास जो बराबर थी यू टी टी नॉट और कैट स्टेट साई टी नॉट मतलब एट टाइम टी नॉट, और इसी तरीके से ब्रा स्टेट में ये डैगर की फॉर्म में आ जाता है, तो ये जो डेंसिटी रो है दिस इज इक्वल टू साई ब्रा, सॉरी कैट ब्रा। हम अब कैट ब्रा की वैल्यू को जब पुट करते हैं तो आपके पास आ जाती है यू की फॉर्म में और यू डैगर की फॉर्म में, तो इसको आप जो है वो डेंसिटी ऑपरेटर कह सकते हैं स्टेट साइटी का, क्योंकि यहाँ पर रो टी नॉट जो है उस वो अगर हमें पता होगा तो हम उससे पता चला लेंगे रो टी का, क्योंकि यहाँ पर ये जो फैक्टर है कैट बरा साई टी नॉट ये आपके पास रो टी नॉट के बराबर है, रो टी आपके पास इस क्वांटिटी के बराबर है और ये बराबर है यू उसके बाद रो टी नॉट और यू डैगर। So in this way, you can find out the density operators और ये density operators जो है इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं if you know rho t naught, मतलब t naught टाइम पर क्या डेंसिटी थी वो अगर आपको पता होगा तो आप इसको मालूम कर लेंगे। अब इसी तरीके से हम देखते हैं टाइम एवेल्यूएशन एवोल्यूशन एक्सपेक्टेशन वैल्यूज को कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होती है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है कि किसी भी जगह पर किसी पार्टिकल के पाए जाने के चांसेस क्या हैं, उसको हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या क्या उसके बारे में सोच सकते हैं कि वो वहाँ पाया जाएगा। और इसमें हम क्या करते हैं, हम जो इनर प्रोडक्ट में सेंटर में ऑपरेटर के साथ लेके एक्सपेक्टेशन वैल्यू उसको डिवाइड कर देते हैं नॉर्मलाइजेशन फंक्शन के साथ, तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन है वो एक ही आ जाती है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। तो अब हम देखेंगे कि क्या एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है उसमें जब उसका टाइम डिपेंडेंट बिहेवियर कैसा है। अगर कैट स्टेट साई है विच इज नॉर्मलाइज तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है साई ए साई टी के बराबर। और जब हम ये दो इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हैं 3.6 ये आपके पास मौजूद है ये वाली, तो उनके अकॉर्डिंगली डी ओवर डी टी अपने टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का इस्तेमाल किया हुआ है सिर्फ उसके टाइम वाले कंपोनेंट का। तो यहाँ पर अब इसमें हम फिर इसको ए के हिसाब से लिखेंगे और ये हमारे पास बन जाएगा जो डी बाई डी टी इंटू ए, और साथ में आपके पास आएगा 1 ओवर आयोटा एच कट, और ये जो साई टी और साई टी की वैल्यू को आपने पुट किया है इसके हिसाब से आपके पास यहाँ पर आएगा साई टी और ए एच,
और साथ में माइनस एच ए इंटू साई टी और प्लस साई टी कर लिए और कर ली टी इंटू साई टी, क्योंकि यहाँ पर ए जो है इट इज़ द फंक्शन ऑफ टाइम। तो जब हम इसको लेते हैं तो पहले हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे आपका जो है वैल्यू आयोटाइज कट की फॉर्म में, और ये हमारे पास कर ली ए ओवर कर ली टी की फॉर्म में आ गया। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो क्वांटिटी है ये हमारे पास बन जाती है आई वन ओवर आयोटाइज कट और साथ में ए और एच का कम्यूटिंग ब्रैकेट, और ये बन गई कर ली ओवर कर ली टी और ये बन गई डी बाई डी टी इंटू ए। यानी ये हमारे पास एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें अगर ये हमारे पास ऑब्जर्वेबल ए विल नॉट डिपेंड एक्सप्लिसिटली ऑन टाइम, तो ये वाली जो टर्म है ये जीरो हो जाएगी। यानी अगर ये एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा तो ये जीरो हो जाएगी। इसके जीरो होने से क्या होगा कि ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सपेक्टेशन वैल्यू है इट विल बी गिवन बाय इनर प्रोडक्ट ऑफ सॉरी कम्यूटिंग ब्रैकेट ऑफ ए और एच। और सेकेंडली क्योंकि ये एक्सप्लिसिटली टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही, तो ये जो ए है अगर ये ए और एच के साथ इस हैमिल्टनियन के साथ कम्यूट करे तो फिर क्या होगा, ये क्वांटिटी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी। इसलिए क्योंकि इसको तो हमने पहले ही कह दिया कि इस पर डिपेंड नहीं कर रही है जीरो। इस केस में ये हैमिल्टनियन के साथ इसकी जो कम्यूटिंग ब्रैकेट है वो जीरो है। तो ये दोनों क्वांटिटीज जब जीरो हो जाएंगी तो आपके पास डी ए बाई डी टी यानी टाइम एवोल्यूशन जो आपके पास ए वेक्टर की है वो भी जीरो आ जाएगी। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो है इट विल बी कांस्टेंट इन टाइम, इसको हम कहेंगे कि ये टाइम में कांस्टेंट। अगर ए कम्यूट करता है हैमिल्टोनियन के साथ तो इट विल नॉट डिपेंड ऑन टाइम और ऑब्जर्वेबल ए विल बी सेड टू बी अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। हर वो क्वांटिटी जिसका टाइम के साथ डेरिवेटिव जीरो आता है दैट विल बी कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ मोशन। The expectation value of an operator that does not depend on time and that commutes with Hamiltonian is constant of motion। हर वो ऑपरेटर जो हैमिल्टोनियन के साथ कम्यूट करता है और टाइम पे डिपेंड नहीं करता वो कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है। अब इनकी एग्जांपल्स क्या है, जैसे आपके पास एनर्जी है, लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है आइसोलेटेड सिस्टम के, तो वो कंजर्व रहते हैं। कांस्टेंट ऑफ मोशन का मतलब है कंजर्व क्वांटिटी, जैसे डी एच बाई डी टी कंजर्व है, डी बाई टी टी कंजर्व है, डी एल बाई डी टी कंजर्व है। यहाँ पर एल पी और एच की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन सबकी कांस्टेंट रहेंगी। अब क्लासिकल फिजिक्स में जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को देखते हैं तो लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम जो है ये कंजर्व रहते हैं डिपेंड अपॉन, और ये इसी की बेस पर हम सिमेट्रीज को स्टडी करते हैं। जो टाइम की होमोजेनिटी है या स्पेस की होमोजेनिटी है, होमोजेनिटी का मतलब है एक जैसा होना, और जो स्पेस की आइसोट्रोपी है तो उसके जरिए उसको हम देखते हैं बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और मोमेंटम के थ्रू। फिर अब हम देखते हैं कि ये सिमेट्रीज जो है वो किस तरीके से एसोसिएटेड होती हैं विद द इनवेरियस ऑफ टाइम ट्रांसलेशन या स्पेस ट्रांसलेशन या स्पेस रोटेशन के। तो हम कंसीडर करते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज जो हैं डेंसिटी ऑपरेटर की आपके पास ले लें। तो ये देखें पहले तो रो जो है वो आउटर प्रोडक्ट है, और फिर इससे हम देखते हैं कि ये हमारे पास अगर हम इसको लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेशन तो ये हमारे पास वन ओवर आइटा एच कट एच साई टी और कली साई ओवर कली टी की फॉर्म में आ जाएगा, जो कि बराबर है माइनस वन ओवर आइटा एच कट और ब्रा साई टी एच। तो ये सारी वैल्यूज को हम पुट करते हैं कली रो ओवर कली टी को, और उसके बाद वन ओवर आइटा एच कट एच साई टी को माइनस इस एच की फॉर्म में यानी रो एच की फॉर्म में। तो अब अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें वैल्यूज तो हमारे पास डी रो बाई डी टी विल बी इक्वल टू वन बाई एच कट रो एच और प्लस कली रो बाई कली टी इस फॉर्म में आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कर्ली रो ओवर कर्ली टी की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है वो बराबर है माइनस वन ओवर आइटा एच कट रो एच के, तो वो हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास जीरो हो जाता है। तो जिसका मतलब है कि जो डेंसिटी ऑपरेटर है कांस्टेंट ऑफ मोशन। और इसी तरीके से रो और एच का जब हम लेते हैं कम्यूटिंग ब्रैकेट तो उसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इट ऑल्सो बिकम्स इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है अगेन के रो जो है वो कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट ऑफ मोशन है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो कांस्टेंट ऑफ मोशंस होते हैं वो और कुछ भी नहीं होते, लेकिन ये ऐसी ऑब्जर्वेबल्स होती हैं जिनको हम साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं और एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली विद एनर्जी मेजर कर सकते हैं टू आर्बिट्रेरी एक्यूरेसी। अगर एक सिस्टम जो है उसमें सारे कम्यूटिंग ऑपरेटर्स हैं तो नंबर ऑफ दीज ऑपरेटर्स इज गिवन बाय द टोटल नंबर ऑफ
कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो जितने भी ये ऑपरेटर्स हैं, आपको इनको कैसे पता चलेगा? इफ यू विल टेक द टोटल नंबर ऑफ कांस्टेंट ऑफ मोशन।